हेलो स्टूडेंट्स, मैं पुष्पम कुमार समर्पण के यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, अभी आप लोग 10th पास करके 11th में आए होंगे। 11th में आए, लॉकडाउन की अभी तक आप लोग क्लास स्टार्ट कर चुके होते हैं ऑफलाइन में, लेकिन लॉकडाउन की वजह से स्टार्ट नहीं कर पाए। तो इसी लॉकडाउन को देखते हुए हम लोग आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास लाए हैं। अब बेसिकली स्टूडेंट्स, जैसे हम 10th से 11th में आए हैं, ठीक है, आईआईटी जेई की तैयारी करने, आईआईटी जेई की तैयारी करने। तो स्टूडेंट्स, पहला नंबर तो मैं ये बता दूं कि आईआईटी जेई जो है, जेई का जो एग्जाम होता है, तो जेई का जो देखिए, हम दो एग्जाम की तैयारी करने आए हैं बेसिकली, मेंस, दूसरा एडवांस, जेई मेंस और दूसरा एडवांस। स्टूडेंट्स देखिए, ये जो दोनों एग्जाम है, ये आपके बोर्ड एग्जाम से टोटली डिफरेंट है। दोनों आपके बोर्ड एग्जाम से टोटली डिफरेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए, आपका जब बोर्ड एग्जाम आपने दिया होता है तो आपका मेन मैटर होता है कि आपका परसेंटेज कितना आया है। आपके घर वाले भी आपसे पूछते हैं तो परसेंटेज पूछते हैं, ठीक है। यहां अगर आपसे पूछेंगे तो रैंक पूछेंगे आपसे। कभी भी जेई के एग्जाम में कोई भी अगर जेई के बारे में, जेई के रिजल्ट के बारे में पूछेगा तो आपसे कोई भी परसेंटेज, हाँ परसेंटाइल आ गया है, अब परसेंटाइल आ गया और परसेंटाइल लोग पूछते हैं, लेकिन सबसे मेन मैटर होता है रैंक। इन दोनों एग्जाम्स में सबसे मेन मैटर होता है आपका रैंक का, ठीक है। देखिए, आपने अगर ये सोच लिया कि मैं तो मैथमेटिक्स का पेपर देने जाऊंगा तो मैं 90% तो लेके ही आऊंगा, मैं मैथमेटिक्स के पेपर से मैं 90%। देखिए, जेई में आपका तीनों का तीनों सब्जेक्ट एक ही पेपर में लिया जाता है और एक ही पेपर मात्र 3 घंटे का होता है जेई मेन में, और जेई एडवांस में 2 पेपर होता है, ठीक है। दोनों एक ही दिन होता है, 1 घंटे के ब्रेक पे। इतना मैं आप लोगों को बता दूं। अब देखिए, ये जो होता है, ये एग्जाम आपका बोर्ड एग्जाम से इसलिए डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें आपसे पहले नंबर रैंक की बात होती है। दूसरा नंबर, आप अगर ये सोच के जाते हैं जेई के, अगर बोर्ड एग्जाम आप देने जाते हैं तो आप सोचते हैं कि कम से कम 90 प्लस स्कोर करना है। जेई के एग्जाम में अगर आप ये सोच के जाते हैं, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। क्यों गलत सोच रहे हैं? तो ये देखिए कि जेई का अगर पेपर टफ हो जाता है, जेई का पेपर टफ हो जाता है तो मेंस में 25 क्वेश्चन में से अगर आप 5 क्वेश्चन भी बना देते हैं तो वो बहुत हो जाता है, वो आपको क्वालिफाई करा देगा, आराम से क्वालिफाई करवा देगा। अगर पेपर बहुत टफ हो जाता है, तो अगर पेपर बहुत आसान हो जाता है तो आप 25 में 15 क्वेश्चन करने के बाद भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि जेई का जो है कट ऑफ मार्क्स पेपर के अकॉर्डिंग बदलता रहता है। अगर पेपर टफ आ गया तो कट ऑफ मार्क्स नीचे आ जाता है। समझ में आ रहा है? यहां आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहां आपको सबसे पहले क्या करना है? तो देखिए, जेई एस्पिरेंट्स होते हैं 14 लाख, 14 लाख। ये 11th के सिलेबस है, मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद, मैं इस पे आऊंगा। लेकिन देखिए, जेई एस्पिरेंट्स, जेई का फॉर्म भरते हैं 14 लाख लोग, मेंस का फॉर्म भरते हैं 14 लाख लोग, मेंस का फॉर्म 14 लाख लोग अप्लाई करते हैं। समझ में आ रहा है? अब इसमें से स्टूडेंट्स एनआईटी में पहुंचने के लिए, एनआईटी में मैक्सिमम 14,000 लोग, 14,000 भी बहुत हो गया, 10,000 के अप्रोक्स सीटें होती हैं। 14 लाख में से 10,000 ही सीट होती है, बाकी उसमें से जो बच गए 13,90,000 वो कहीं नहीं जाते, सिर्फ यही 10,000 कॉलेज में जाते हैं, बाकी इनका कुछ नहीं होता। तो स्टूडेंट्स, आपको जेई का अगर तैयारी करने आए हैं तो सबसे पहले आपको 14 लाख में से 13,900 इसमें से आपको टॉप 10,000 में आना है, इनको पीछे छोड़ना है, बाकी को पीछे छोड़ना है। ये काम नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल है, और मुश्किल में बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। अगर आप मेहनत करोगे और हमारे साथ अगर आप कदम से कदम मिलाकर चलोगे तो आपके लिए कोई भी एग्जाम टफ नहीं होगा, आपके लिए कोई भी एग्जाम टफ नहीं होगा। इससे पहले भी 11th में जो बच्चे आए थे, 12th में बच्चे आए थे, उनसे पूछिएगा, उनसे अगर आप आएंगे ही समर्पण में, वो मिलेंगे ही, आप उनसे पूछना कि क्या पढ़ाया जाता है और क्या नहीं पढ़ाया जाता है। आपको अगर मैथमेटिक्स के नोट्स से अगर एक भी ऐसा टॉपिक दिख गया, कहीं अगर दोस्त कोई आपका कोटा वगैरह गया हो, उसके नोट्स में अगर कोई भी आपको चीज दिख गया जो आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। स्टूडेंट्स, जो कोटा पटना में पढ़ाया जाता है वही यहां भी पढ़ाया जाता है, एकदम उससे एक रत्ती कम नहीं मिलेगा आपको। आप यहां देख सकोगे, जितना हम लोग स्टूडेंट में मेहनत करते हैं उतना नहीं किया जाता है। आप मिलोगे स्टूडेंट से पूछना, हम आपको, आप सिर्फ हमारे साथ चलते रहिए, हम आपको मेहनत करवाना कैसे है, गाइड करना मुझे है,
आपको सिर्फ मेहनत करना है, जो बताया गया उसके साथ चलिए। जेई के एग्जाम में विद्वान बनाना हमारा पर्पस नहीं है, आपको कॉलेज में भेजना हमारा पर्पस है। समझ में आ रहा है? चलिए, तो इतना तो आप समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे आते हैं सिलेबस पे, ठीक है? थोड़ा सा आगे आते हैं सिलेबस पे। धीरे धीरे आप मेंस और एडवांस के बारे में और भी जानेंगे, पेपर के पैटर्न को मैं बताऊंगा आगे, और भी बहुत सारी जानकारियां मैं दूंगा। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं 11th पे आता हूं, 11th के सिलेबस पे, और उसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा, आप लोगों का सिलेबस पढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है, क्लास में होता तो शायद थोड़ा और अच्छा एक्सप्लेन होता, लेकिन चलिए ऑफलाइन में ऐसे मिलेंगे, जल्दी ही खत्म ही होगा, आज ना कल खत्म होना है। अब चलिए बच्चों हम बात करते हैं सबसे पहले तो मैं आपको मैथ्स फैकल्टी हूं, तो मैं मैथमेटिक्स के बारे में बताऊंगा आपको। तो देखिए मैथमेटिक्स में आप लोग क्लास 11th में आए हैं 10th से मूव करके, तो मैं आपको यहाँ 11th के बारे में ओवरव्यू देता हूँ कि मैथमेटिक्स में 11th में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, किसका कितना वेटेज है। तो बच्चों देखिए क्लास 11th में मैं सबसे पहले शुरू करूंगा बेसिक मैथ। बेसिक मैथ में क्या होगा बच्चों कि आपको बहुत सारी ऐसे चीज भी मैं बताऊंगा जो आपने पहले पढ़ा होगा, आप पहले से जानते होंगे। कुछ चीजें वो भी होंगी जो आप नहीं जानते होंगे, आपके लिए नया होगा। लेकिन कुछ चीजें जो आप जानते होंगे उनको भी मैं यहाँ इसलिए पढ़ाऊंगा कि वो आपका फिर से रिकैप हो, क्योंकि वो चीजें आपको इन चैप्टर्स में, आगे के चैप्टर्स में फ्रीक्वेंटली पूछे जाएंगे, उसका यूज आपका फ्रीक्वेंटली आएगा, ठीक है? तो वहां हमारे लिए दिमाग में होना चाहिए, हर एक चीज हमारे दिमाग में होना चाहिए, तभी हम क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए बेसिक मैथ पूरे मैथमेटिक्स का बैकबोन है, और उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा, हर एक चैप्टर में मैं एकदम बेसिक से शुरू करूंगा और एडवांस लेवल तक लेके जाऊंगा। बेसिक से शुरू करूंगा, स्टेप बाय स्टेप। ऐसा नहीं है कि बहुत रफ एंड टफ चीज से स्टार्ट किया है हमने, बहुत रफ एंड टफ चीज से स्टार्ट नहीं करूंगा, बड़ा एकदम बेसिक से अप्रोच करता जाऊंगा स्टेप बाय। समझ में आ रहा है? तो देखिए बेसिक मैथ में कुछ चीजें होंगी जो आप नहीं जानते और कुछ चीजें होंगी जो आप जानते भी होंगे, लेकिन आपको दोनों ही पढ़ने हैं, क्योंकि एक बार आपका रिकैप भी हो जाना चाहिए, क्योंकि इन सारे चैप्टर्स में वो फ्रीक्वेंटली पूछे जाएंगे, ठीक है? अब उसके बाद हमारा होगा दूसरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का आएगा, ट्रिग्नोमेट्री फेस 1। देखिए बच्चों यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री को 3 फेस में बांटा जाता है, फेस 1, फेस 2 और फेस 3। ट्रिग्नोमेट्री फेस 1 में हम कंपाउंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री आपने थोड़ी बहुत क्लास 10th में भी पढ़ी होगी, लेकिन यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस ज्यादा है। ट्रिग्नोमेट्री हमें अच्छे खासे समय लगेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री से तो डायरेक्ट जेई क्वेश्चन पूछता है। आपका कैलकुलस में भी इसका फ्रीक्वेंटली यूज आएगा। कैलकुलस आप बिना ट्रिगो का कैलकुलस कर ही नहीं सकते। जो हमारा पूरे 12th का लगभग 60% पोर्शन हमारा कैलकुलस ही है, वो 60% में आप कुछ नहीं कर सकते इस चैप्टर के बिना। उसके बाद बच्चों हम तीसरे चैप्टर पे आएंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। तीसरा चैप्टर होगा हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज में से एक सीरीज आपने पढ़ा होगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी, ठीक है? क्लास 10th में आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहां पे हम उसको इलोबरेट करके अच्छे से पढ़ेंगे एपी को, साथ ही हम जीपी, एचपी, एजीपी और भी बहुत सारे मिसलेनियस सीरीज पढ़ेंगे। तो तीसरा चैप्टर होगा हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। अब बच्चों हम आते हैं चौथे चैप्टर पे। चौथा चैप्टर होगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है चौथा चैप्टर हमारा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बच्चों आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के आए होंगे, क्वाड्रेटिक आप लोग सॉल्व करना भी जानते होंगे, लेकिन हम यहाँ उससे आगे पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखेंगे, क्वाड्रेटिक में लोकेशन ऑफ रूट्स वगैरह बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे आगे। उसके बाद मैं 5वां चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, यही ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा पार्ट, ट्रिग्नोमेट्री फेज 2 में हमारा होगा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। देखिए बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में क्या होगा कि जैसे अभी तक एक्स वाई में इक्वेशन देखते आ रहे थे, उसी तरह ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन में हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा में इक्वेशन मिलेगा। समझ में आ रहा है? साइन थीटा, कॉस थीटा वगैरह वगैरह में इक्वेशंस मिलेंगे, ठीक है? तो ये हो गया हमारा। अब तीसरा जो ट्रिगोनोमेट्री का फेज 3 है, ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल।
बच्चों सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल हमारा जेई एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं, ट्रायंगल के साइड्स, एंगल्स, इन सब के बीच का रिलेशन पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे साइन रूल, कोसाइन रूल वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा। और ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं इसके बाद अभी बताऊंगा भी कि किसका कितना वेटेज है। 7वां चैप्टर होगा हमारा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर। देखिए बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग 10th में भी पढ़े होंगे, लेकिन वहां आपने डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ये वगैरह वगैरह पढ़ा होगा निकालना, ठीक है। उससे आगे हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पढ़ेंगे, वो चीजें हम फिर से पढ़ेंगे यहाँ पे, और उसको थोड़ी सी और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, और फिर उसमें लोकस वगैरह भी पढ़ेंगे, और उसके बाद बेसिक टर्म्स के बाद हम आएंगे स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर है, अगर सिलेबस के हिसाब से देखें तो। हम देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ लगभग 10 लेक्चर बेसिक चीजों पे ध्यान देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं। उसमें हमारा सबसे पहला चैप्टर होगा स्ट्रेट लाइन, कोऑर्डिनेट। उसके बाद हमारा आएगा चैप्टर सर्कल, उसके बाद आएगा सर्कल। फिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को यहाँ पे रोक के अलजेब्रा में आएंगे। यहाँ पढ़ेंगे परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्या पढ़ेंगे? परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन। उसके बाद हम आएंगे बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम में भी अगेन अलजेब्रा है। फिर हम आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। बच्चों उसके बाद हमारा 11th का लास्ट चैप्टर होगा 14वां कॉम्प्लेक्स नंबर, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं। क्लास 11th से जो 12th में मूव करने वाले हैं उनको ऑफलाइन क्लास में लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं पढ़ा पाया था, तो ये अभी खत्म ही होने वाला है बेसिकली उन लोगों का। तो ये हम सबसे लास्ट में पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है? चलिए, तो ये हो गया आपका 11th का ओवरव्यू। अब मैं इसके वेटेज के बारे में बात करता हूं। तो देखिए बच्चों, ये जो है बेसिक मैथ, इससे डायरेक्टली लॉग मॉडुलस से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर हम इसको इन चैप्टर्स में यूज आते हैं इसके, इसलिए पढ़ते हैं, इस पर्पस से। समझ में आ रहा है? तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना ये सब अधूरा है। अब देखिए बच्चों यहाँ पे कि ट्रिगोनोमेट्री फेस 1 कंपाउंड एंगल्स के बारे में। बच्चों इससे जेई क्वेश्चन पूछता है और साथ साथ पूरे कैलकुलस में इसका यूज आता है। समझ में आ रहा है? तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इससे भी लगभग एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं 4 मार्क्स के जेई मेन में। सीक्वेंस एंड सीरीज 4 मार्क्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिनिमम 4 मार्क्स। अभी मैं जेई मेन की बात कर रहा हूं, फिर मैं एडवांस पे आता हूं। फिर आपका ट्रिगोनोमेट्री फेस 2 ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, इससे भी लगभग 4 मार्क्स पूछता है 4 मार्क्स, या इससे किसी किसी साल नहीं भी आते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फेस 3 जो है ये एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे मेंस में भी आते हैं क्वेश्चन, लेकिन कभी कदा। एडवांस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एडवांस से हर साल आता है क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन, एक या 2 क्वेश्चन मिनिमम 4 मार्क्स, तो ये हर साल जेईई मेन में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है। सर्कल 4 मार्क्स मिनिमम, 8-12 के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आ जाते हैं। इससे भी 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, इससे भी 4 मार्क्स का, 4 और 4, ठीक है। तो तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। और 4 नंबर का एक क्वेश्चन इससे भी आता है, या फिर इससे 2 आ जाए, किसी से 2 भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आता है, किसी किसी से 2 भी आ जाते हैं, लेकिन मैं मिनिमम की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए 11 टोटल जेईई मेन में 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से लगभग आपका 12 से 14 क्वेश्चन क्लास 11 से आता है, क्लास 11 से आता है, ठीक है। और बाकी क्वेश्चंस क्लास 12th के सिलेबस से, ठीक है। जेईई के पेपर में आपका 11th और 12th दोनों का ही सिलेबस आता है, ठीक है। तो देखिए चैप्टर्स का मैंने वेटेज भी बता दिया है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बच्चों आते हैं हम एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू की अगर बात करें, तो बच्चों एडवांस का कोई सिलेबस फिक्स ही नहीं है, एडवांस का पैटर्न कोई फिक्स ही नहीं है कि वो किस पैटर्न का पूछेगा। हाँ, हर एक चैप्टर एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी चैप्टर से फिक्स नहीं है कि किससे कितना क्वेश्चन आएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन हर एक चैप्टर को एडवांस टच करता ही करता है, समझ में आ रहा है। और एडवांस, अब देखिए मेंस और एडवांस दोनों एग्जाम हैं, आप मेंस क्वालिफाई करोगे तभी जेईई एडवांस के एग्जाम में आप बैठ पाओगे। तो स्टूडेंट्स आपके मन में ये चल रहा होगा कि जेईई मेन और जेईई एडवांस में क्या अंतर है। तो बच्चों जेईई मेन की मैं बात करूं तो जेईई मेन आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। जैसे अगर आप अच्छी तरह से क्लास नोट्स को तैयार कर रहे हैं और अच्छी तरीके से अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो जेईई मेन आप बड़े आराम से क्वालिफाई कर जाओगे।
लेकिन स्टूडेंट जहां तक जे एडवांस की हम बात करें, जहां तक हम जे एडवांस की बात करें, तो वो पूरा आपके आईक्यू पर डिपेंड करता है। मेहनत, डिसिप्लिन, ये तो खोजता ही खोजता है, लेकिन साथ साथ ये पूरे आपके आईक्यू पर डिपेंड करता है। इसमें आपको आईक्यू चाहिए, इसमें आपको एडवांस मतलब पूरा डीपली कॉन्सेप्ट का यूज करवाता है। एडवांस के क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन 3-3 4-4 चैप्टर को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनता है। तो उस समय अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आप में अगर पेशेंस नहीं है, तो आप उलझ जाएंगे क्वेश्चंस में। जेईई मेन में ऐसी बात नहीं, जेईई मेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है। जेईई मेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन एक ही चैप्टर से पूछता है, मतलब 2-3 चैप्टर को एक साथ मिक्स नहीं करता है। समझ में आ रहा है ना? तो जेईई मेन और जे एडवांस में यही अंतर है कि एडवांस आपका पूरा दिमाग को पूरा घुमा के रख देता है, और जेईई मेन आप अगर मेहनत कर रहे हैं, ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, पूरे फॉर्मूले वगैरह थ्योरीज आपके क्लियर है, तो क्वेश्चन आराम से जेईई मेन के बन जाएंगे। और एडवांस आपका कई चैप्टर को एक साथ मिक्स करता है, आपका दिमाग पूरी तरह खर्च करवाएगा। तो स्टूडेंट, हम यहाँ आपको दोनों ही एग्जाम की तैयारी कराएंगे। बेसिकली हमारा सबसे ज्यादा फोकस होगा जेईई एडवांस पे। हम आपको सबसे पहला मेरा मोटिव है आपको आईआईटी में भेजना। मेरा एक ही पर्पस है कि आप सबों को मैं आईआईटी में भेज पाऊं। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये नोट कर लीजिए, अब मैं आपको ये सिलेबस को नोट कर लीजिए, 11th के सिलेबस को, फिर मैं आता हूं आपके पहले चैप्टर बेसिक मैथ पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू। देखिए बच्चों, हमारा पहला जो चैप्टर है बेसिक मैथ। ठीक है, तो पहले मैं बेसिक मैथ के सब टॉपिक्स के बारे में बात कर लेता हूं कि इस बेसिक मैथ में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। इस बेसिक मैथ में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो बच्चों देखिए, बेसिक मैथ में सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको रियल नंबर सिस्टम। रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम में लगभग चीजें आप पहले से पढ़ के आए होंगे। रियल सिस्टम की लगभग चीजें आप पहले से पढ़ के आए होंगे, लेकिन यहां मैं उसको फिर से पढ़ाऊंगा। कुछ जैसे रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब जानते ही होंगे। साथ साथ कंपोजिट नंबर वगैरह, प्राइम नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम, ये सब आप जानते होंगे, लेकिन मैं इसको फिर से पढ़ाऊंगा। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, लेकिन मैं इन सबको एक बार फिर से रिकैप करवाऊंगा। फिर नंबर लाइन पे आप प्लॉट करना भी जानते होंगे, लेकिन मैं फिर से उस सबको रिकैप कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि वो सब का फ्रीक्वेंटली हो जाएगा आगे, और वो सब हमारे दिमाग में पूरी तरह अच्छी तरह से होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो रियल नंबर सिस्टम, रियल नंबर सिस्टम के बाद स्टूडेंट्स हमारा सेट थ्योरी। सेट थ्योरी शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। सेट थ्योरी आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेट थ्योरी मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, एकदम पूरी तरीके से ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा। देखिए बच्चों, मेरा पढ़ाने का ये तरीका कि मैं पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर करता हूँ, एक एक थ्योरी पूरा लिखवाता हूँ, फिर मैं क्वेश्चंस भी पूरे अच्छे से एक एक करके डील करता हूँ। समझ में आ रहा है? आपको ना थ्योरी कम मिलेगा, ना क्वेश्चंस, ना ही एग्जांपल्स कम मिलेंगे, और ना ही डीपीपी सीट्स में क्वेश्चंस कम मिलेंगे। साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन साथ ही साथ करते चलेंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद आएगा इंटरवल्स। इंटरवल्स आप लोग या शायद जानते होंगे, या फिर नहीं भी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा। मैथमेटिकल इंडक्शन बताऊंगा, उसके बाद मैं डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट आप पहले से अच्छी तरह जानते होंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये भी जानते होंगे, लेकिन फिर इंट्रोड्यूस करूंगा। पॉलिनोमियल्स के बारे में बताऊंगा, क्या होता है पॉलिनोमियल्स। आगे हम क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे, लेकिन पॉलिनोमियल्स को थोड़ा सा मैं यहाँ इंट्रोड्यूस करूंगा बेसिकली। उसके बाद मैं बताऊंगा इक्वेशन एंड इनइक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करना, और साथ ही साथ इनइक्वालिटी को सॉल्व करना भी मैं यहाँ बताऊंगा। समझ में आ रहा है? मैं यहाँ पे इनइक्वालिटी सॉल्व करना भी बताऊंगा। उसके बाद बच्चों मैं बताऊंगा आपको मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में। मॉडुलस क्या होता है, या मॉडुलस एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों एक ही है, और यहाँ लिखिए मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू दोनों एक ही बात। तो मैं यहाँ उसको इंट्रोड्यूस करूंगा, इसके में बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, बहुत सारे इसके एप्लीकेशन है, सबको बताऊंगा। उसके बाद लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल, लॉग और एंटी लॉग, मैं दोनों यहाँ पे बेसिक मैथ में ही कवर करूंगा। लॉगरिथम और एक्सपोनेंशियल दोनों का दोनों बेसिक मैथ में कवर होगा। बच्चों बता दूं कि सब टॉपिक इस बेसिक मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। देखिए बेसिकली इंपॉर्टेंट सब है, सब हमें पढ़ने हैं।
सबका यूज कहीं ना कहीं आएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, मैं स्टार मार्क अगर कर दूं तो लॉगरिथम, लॉगरिथम, मॉडुलस एंड एब्सोल्यूट वैल्यू, इक्वेशन एंड इन इक्वेशन, ये भी आप जानेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन ये भी याद रखना है आपको। ये सब देखिए इंपॉर्टेंट तो सारा ही कुछ है, मैं क्या कहूं, सारे में ही स्टार कर दीजिए। रियल नंबर सिस्टम ये आप जानते होंगे तो इसमें मैं स्टार नहीं कर रहा हूं। सेट थ्योरी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरवल्स ये जानते होंगे शायद आपसे। मैथमेटिकल इंडक्शन ये ठीक है, ये मेंस के सिलेबस में, इसका एडवांस से कोई ताल्लुक नहीं है। डिविजिबिलिटी टेस्ट आप पहले से जानते होंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ये 6 चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इन 6 चीजों को आपको अच्छी तरह से सीखना होगा, तभी आपका मैथमेटिक्स अच्छा होगा। देखिए मैथमेटिक्स एक दिन में अच्छा नहीं हो जाता, मैथमेटिक्स के लिए निरंतर आपको मेहनत करने की जरूरत है। मैथमेटिक्स में इंप्रूवमेंट लाने के लिए मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप प्रैक्टिस अगर करते हो तो जीरो से हीरो बन सकते हो। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस भरपूर चाहिए। मैथमेटिक्स मेहनत खोजता है पूरी तरह से, समझ में आ रहा है। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम सब टॉपिक्स को भी मैंने आपको बता दिया है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब मैं ये रियल नंबर सिस्टम स्टार्ट करता हूं, समझ में आ रहा है। चलिए देखिए बच्चों, यहाँ क्या है, रियल नंबर सिस्टम में हमारा सबसे पहला है नेचुरल नंबर। कि नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों, तो आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, सोच रहे होंगे ये बच्चों वाली चीज क्या पढ़ा रहे हैं। लेकिन देखते जाइए बच्चों, इसी तरह बच्चों वाली चीज पढ़ाते पढ़ाते ही आप कब एडवांस में खेल जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसको देखते जाइए, नेचुरल नंबर क्या होता है। तो द काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 आर कॉल्ड एंड सो ऑन, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन 100,000 are called natural numbers. It is generally denoted by n. देखिए बच्चों, काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं और इसको जनरली नेचुरल नंबर को जनरली n से डिनोट किया जाता है। काउंटिंग नंबर्स को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं और इनको n से डिनोट किया जाता है। और सेट ऑफ n को, मतलब नेचुरल नंबर्स के सेट को इस तरह से मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जाता है, n is equals to curly bracket 1 2 3 4 and so on। अब देखिए होल नंबर है, होल नंबर क्या होगा, तो देखिए बच्चों बड़ा ही सिंपल सा चीज है। होल नंबर क्या, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड सेट ऑफ होल नंबर्स। इट इज जनरली डिनोटेड बाय w। देखिए ये जो नेचुरल नंबर का सेट था ना, नेचुरल नंबर के सेट में जीरो ऐड कर दीजिए, होल नंबर बन जाएगा। तो नेचुरल नंबर्स के सेट में जीरो ऐड कर दीजिए, होल नंबर का सेट बन जाएगा। और होल नंबर्स को w से डिनोट किया जाता है और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है, w इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब इंटीजर्स, कि इंटीजर्स क्या होता है, तो बच्चों देखिए इंटीजर्स क्या होता है कि द सेट ऑफ नंबर्स, द सेट ऑफ नंबर्स, इंटीजर क्या होता है, द सेट ऑफ नंबर्स, the set of numbers consisting all natural numbers 0 and all negative numbers is known as the set of integer। तो इंटीजर क्या होता है बच्चों कि ये जो नेचुरल नंबर था उसको एक्सटेंड किए जीरो तक तो आ गया होल नंबर। अब इसी होल नंबर को निगेटिव तक कंटिन्यू कर दीजिए, एक्सटेंड कीजिए और तो इंटीजर बन जाएगा। मतलब इसी में -1 -2 -3 -4 वगैरह ऐड करते जाइए, होल इंटीजर का सेट बन जाएगा। इंटीजर को जनरली i या z से डिनोट किया जाता है और इसको मैथमेटिकल फॉर्म में इस तरीके से लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट डॉट 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 -3 -2 -1 0 एंड 1 2 3 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है बच्चों, ये सब आपको पहले से आता होगा लेकिन फिर भी इसको लिख लीजिए, फिर हम इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ नोट लिखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, अब हम कुछ नोट लिखेंगे
कुछ नोट देखेंगे क्या होता है। कुछ मतलब जैसे देखिए कुछ कुछ चीजें होती है जो बेसिक चीजें जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में आ जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता है बेसिक टर्म्स। आपको ये पता भी होगा, ऐसा मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पता नहीं होगा, लेकिन फिर से एक बार रिकैप कीजिए। क्या है पहला, नेचुरल नंबर्स आर समटाइम कॉल्ड एज पॉजिटिव इंटीजर एंड आर आल्सो डिनोटेड बाय आई प्लस और जेड प्लस। देखिए बच्चों, इंटीजर का जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है वो क्या नेचुरल नंबर होता है, यानी कि हम नेचुरल नंबर को इंटीजर का पॉजिटिव वाला पार्ट बोल सकते हैं। तो वही है यहाँ कि हम कभी कभी नेचुरल नंबर को पॉजिटिव इंटीजर के नाम से भी बुलाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर नाम कह के भी, जैसे और इसको डिनोट करते हैं आई प्लस या जेड प्लस, यानी कि नेचुरल नंबर को हम आई प्लस या जेड प्लस से भी डिनोट कर सकते हैं और इसको हम पॉजिटिव इंटीजर के नाम से भी और इसको हम पॉजिटिव इंटीजर के नाम से भी बुला सकते हैं। यानी कि पॉजिटिव इंटीजर के नाम से भी आपको क्वेश्चन में ये दे दिया कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो वहां आपको ये समझना है जैसे ही सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स हो आप ये समझ जाइएगा कि नेचुरल नंबर्स की ही बात कर रहा है, नेचुरल नंबर्स की ही बात कर रहा है। दूसरा नोट है हमारा, द सेट ऑफ होल नंबर इज आल्सो कॉल्ड एज द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देखिए होल नंबर जो होता है, होल नंबर में क्या नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड हो गया, तो होल नंबर को हम सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर से भी कह सकते हैं, सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कह सकते हैं, होल नंबर को हम सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कह सकते हैं। क्योंकि देखिए क्यों बोलते हैं इसको ऐसा, तो देखिए निगेटिव इंटीजर इंटीजर में पूरा निगेटिव पॉजिटिव पार्ट आता है, अब उस इंटीजर में से निगेटिव वाले पार्ट को हटा दीजिए तो क्या बच जाएगा, होल नंबर, तो इसीलिए होल नंबर को हम नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बुलाते हैं। और तीसरा हमारा नोट है बच्चों, देखिए द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स डिनोटेड बाय i माइनस एंड कंसिस्ट ऑफ डॉट 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 -3 -2 -1। बच्चों देखिए कह रहा है यहाँ कि निगेटिव इंटीजर जो होता है उसको हम i माइनस से डिनोट करते हैं, यानी कि इंटीजर का जो निगेटिव वाला पार्ट होता है यानी कि जीरो के बाद वाला पार्ट उसको हम i माइनस से डिनोट करते हैं और मैथमेटिकली उसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि i माइनस इज इक्वल्स टू डॉट 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 -3 -2 -1 करली ब्रैकेट। समझ में आ रहा है। चौथा नोट ये है हमारा कि द सेट ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर का सेट क्या होता है बच्चों, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स वर्ड से पहचानिए, नॉन पॉजिटिव इंटीजर ऐसा इंटीजर जिसमें पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं यानी कि जीरो तक ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा उस सेट में, नॉन पॉजिटिव इंटीजर का सेट क्या हो जाएगा, 0 -1 -2 -3 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है, जीरो तक हम इसमें इंक्लूड करेंगे। यहां क्या होता था नॉन निगेटिव इंटीजर में नॉन निगेटिव इंटीजर में हम 1 तक ही लेते थे, सॉरी कहा गया होल नंबर, हाँ इसमें देखिए जीरो इसमें हमने इंक्लूड कर लिया है, इससे पहले हमने यहाँ हाँ थर्ड वाला जो नोट है इसमें हम -1 तक ही लेते थे, निगेटिव इंटीजर था, तो अब क्या है नॉन पॉजिटिव, इसमें सिर्फ पॉजिटिव नहीं होना चाहिए बाकी सब होना चाहिए, तो पॉजिटिव नहीं होगा बाकी सब तो जीरो तक ले सकते हैं ना। समझ में आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को, ये सारे वर्ड्स क्लियर होने चाहिए। अब देखिए द इंटीजर विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन इंटीजर्स। ऐसा इंटीजर जो कि 2 से टोटली डिविजिबल हो जाए उसको हम इवन इंटीजर बोलते हैं। जो इंटीजर 2 से टोटली डिविजिबल हो जाए उसको क्या बोलते हैं, इवन इंटीजर। और इवन इंटीजर को क्या लिखते हैं, 0 +-2 +-4 +-6 एंड सो ऑन। देखिए +6 को 2 से टोटली डिविजिबल है, +6 -6 भी टोटली है, तो इस तरह के जितने भी इंटीजर है जो कि टोटली डिविजिबल है 2 से, उन सबको हम क्या बोलते हैं, इवन इंटीजर। और जो 2 से टोटली डिविजिबल नहीं है, the integer which are not divisible by 2 are called odd integers। और जो नहीं है 2 से डिविजिबल उसको बोलते हैं odd integer, जैसे +-3 +-1 +-5 +-7 एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स आप लोगों को, ये इसको भी नोट कीजिए, फिर हम आगे मूव करते हैं। देखिए बच्चों ये पहला लेक्चर था हमारा, इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, तो इसमें हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं इस लेक्चर को। अगले लेक्चर में हम इससे आगे मूव करेंगे और रियल नंबर सिस्टम में आगे इससे बढ़ेंगे, ठीक है।
आज हमने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत ही पढ़ा है, लेकिन इसको आप अच्छे से लिख लीजिएगा। जो जो टर्म्स आपको नया लगे उसको भी पूरे अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिएगा। फिर हम अगले क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे हम एडवांस लेवल की ओर बढ़ेंगे। ठीक है।